नमस्ते छात्रों। कक्षा 10वीं का व्याकरण का एक नया विषय लेकर मैं सविता तापड़िया पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, व्याकरण पढ़ते हुए आपने अनेकों विषय पढ़े होंगे। जैसे सबसे पहले हमने वर्ण पढ़ा, शब्द पढ़ा, शब्दों से बनने वाले वाक्यों को भी पढ़ा। आज इन्हीं के बीच का एक विषय हम पढ़ने जा रहे हैं, पदबंध। पदबंध को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि यह विषय कक्षा 10वीं में 4 अंकों के लिए पूछा जाता है, जिसमें आपको या तो पदबंध पहचानना होता है या तो फिर पदबंध का प्रकार पहचानना होता है। इन दो तरह के प्रश्नों का समावेश बोर्ड की परीक्षा में किया जाता है। सबसे पहले हम इसे शाब्दिक रूप में समझेंगे। पद और बंध, इन दो शब्दों से मिलकर पदबंध यह शब्द बना हुआ है। तो छात्रों, सबसे पहले समझना होगा कि पद किसे कहा जाता है। जब कोई भी शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण हम देख रहे हैं कि राम, छात्र, परिश्रम, ये क्या है? शब्द हैं। ये शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, है ना, दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र राम, जब यह एक वाक्य में प्रयोग हो गया है तो वह क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। और यहाँ पर बंध का तात्पर्य होगा कि यह बंध यानी बंधा हुआ, अर्थात केवल पदों का समूह होना काफ़ी नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण समूह आपस में किसी रूप में बंधा हुआ होना चाहिए। पदबंध का एक उदाहरण आपके समझने के लिए नीचे दिया गया है कि दिन रात परिश्रम करने वाला राम परीक्षा में सफल हुआ। यहाँ पर दिन रात परिश्रम करने वाला राम, यह एक पदबंध है, क्योंकि यह संपूर्ण पद मिलकर एक विशिष्ट इकाई को प्रस्तुत कर रहा है। छात्रों, ऐसे में हम यह समझ रहे हैं कि पदबंध है क्या। हम किसे पदबंध कहेंगे? क्या केवल पदों के समूहों को पदबंध कहा जा सकता है? तो नहीं, पदों का ऐसा समूह जो किसी एक ही व्याकरणिक इकाई को प्रस्तुत करता हो, उसे हम पदबंध कहते हैं। व्याकरणिक इकाई अर्थात वह संपूर्ण पदों का समूह मिलकर किसी एक ही व्याकरणिक इकाई के बारे में बात करें। वह व्याकरणिक इकाई संज्ञा हो सकती है, जैसे हमने पिछले उदाहरण में देखा कि दिन रात परिश्रम करने वाला राम, वह संपूर्ण पदबंध राम के बारे में बता रहा था, इसलिए वह पदबंध कहलाएगा। तो पदों का समूह जो एक ही व्याकरणिक इकाई को प्रस्तुत करें, उसे हम पदबंध कहते हैं। अब हम पदबंध को कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले हमें पदबंध का अंतिम वर्ण देखना होगा, अंतिम शब्द देखना होगा। अंतिम शब्द जो दिया गया है, उसके पहले आने वाले सारे शब्द यदि उस एक शब्द के बारे में अधिक जानकारी देते हैं या फिर उसी एक शब्द से जुड़े हुए हैं अर्थ के रूप में, तो वह पदबंध होगा। जैसे कि रात में पहरा देने वाला पहरेदार बीमार हो गया। इसमें रात में पहरा देने वाला पहरेदार, पहरेदार यह अंतिम शब्द है और यह संपूर्ण पदों का समूह उसी पहरेदार इस शब्द के बारे में बता रहा है। इसलिए रात में पहरा देने वाला पहरेदार यह एक पदबंध होगा। उसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण नीचे देख रहे हैं, जिसमें दिया है कि नदी में कूदने वाला बालक बहुत बहादुर था। तो यहाँ पर नदी में कूदने वाला बालक, कौन सा बालक? नदी में कूदने वाला बालक, अर्थात यह जो संपूर्ण पद है या पदों का समूह है, वह बालक इस पद के विषय में जानकारी दे रहा है। इसलिए नदी में कूदने वाला बालक यह एक पदबंध है। अब ये कौन सा पदबंध है, ये हम आगे चलकर समझेंगे, लेकिन फिलहाल हमें यह समझना ज़रूरी है कि हम पदबंध की पहचान कैसे करें। रात भर जागने वाले तुम कैसे सो गए? तुम यह शब्द के बारे में, रात भर जागने वाले ये शब्द, ये पदों का जो समूह है वह तुम इसके बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए यह एक पदबंध कहलाया जा सकता है। छात्रों, पदबंध की पहचान करने के बाद इसके प्रकारों को जानना और समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में वाक्य
में जो पदबंध दिया होता है उसका प्रकार पहचानने के लिए प्रश्न दिए जाते हैं। तो पदबंध जो होता है उसके 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ये 5 पदबंध के प्रकार है। जैसे कि आपको सामने पहले पहले जो शब्द हैं उनसे समझ में आ रहा है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण ये सभी वाक्य के या फिर व्याकरण के महत्वपूर्ण अंग हैं, है ना। तो इन्हीं से जुड़े हुए हमारे पदबंध के प्रकार होते हैं। अगर आप संज्ञा पहचान सकते हो तो आप संज्ञा पदबंध बहुत आसानी से पहचान सकते हो। उसी प्रकार से सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण यदि आप पहचान पाते हो तो आप इनके प्रकारों को, इनके पदबंध के प्रकारों को बहुत आसानी से पहचान सकते हो। हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन प्रकारों को स्पष्ट करेंगे, आप ध्यान दें उस पर। सबसे पहला प्रकार हम ले रहे हैं संज्ञा पदबंध। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट है कि यह पदबंध जो है वो संज्ञा है ना। तो यदि पदबंध का अंतिम पद, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो पदबंध दिया है आपकी नज़र सबसे पहले उस पदबंध के अंतिम शब्द पर जानी चाहिए, अर्थात अंतिम पद पर जानी चाहिए। यदि वह पद संज्ञा है तो यह संज्ञा पदबंध हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार वह सर्वनाम है तो वह सर्वनाम पदबंध हो सकता है। तो अंतिम जो पद होता है वह यदि संज्ञा है और अन्य पद उस पर आश्रित हैं तो वह पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। यहाँ कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैंने स्पष्ट किया है, आप ध्यान दीजिए कि जंगल में रहने वाले पशु यहाँ पानी पीने आते हैं। यहाँ पर जंगल में रहने वाले पशु, यह पदबंध लाल रंग से अंकित किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको केवल पदबंध का प्रकार पहचानना है। पशु इस शब्द पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। पशु क्या है? पशु एक जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा और उसके पहले आने वाले पद अर्थात जंगल में रहने वाले, ये सभी पशु के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संज्ञा पदबंध होगा। अन्य उदाहरण है कि खेत में लहराती हुई फसल सुंदर लगती है। यहाँ फसल यह अंतिम वर्ण है, अंतिम शब्द है, अंतिम पद है। तो अंतिम पद जो फसल दिया हुआ है वह क्या है? वह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या फिर क्रिया विशेषण है। तो स्पष्ट रूप से है यहाँ पर फसल यह एक जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर खेत में लहराती हुई फसल, अन्य पद भी केवल फसल के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं, अन्य पद उस फसल पर आश्रित हैं, इसलिए यहाँ पर संज्ञा पदबंध होगा। अगला उदाहरण अब आप खुद से समझिए कि खेल में जीतने वाले सभी खिलाड़ियों का सत्कार हुआ। यहाँ पर खिलाड़ियों क्या है? संज्ञा है, अर्थात कौन से खिलाड़ी? खेल में जीतने वाले खिलाड़ी, है ना। तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध होगा। उम्मीद करती हूँ कि संज्ञा की पहचान कर आप संज्ञा पदबंध की पहचान आसानी से कर पाएंगे। अब हम अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सर्वनाम पदबंध। जिस तरह से छात्रों संज्ञा पहचानना आसान था, उसी तरह से सर्वनाम पहचानना भी आसान है। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, है ना। मैं, तुम, कोई, यह, वह, ये सारे सर्वनाम पद होते हैं। तो जब हम सर्वनाम पद पहचान पाते हैं तो हम सर्वनाम पदबंध भी बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार होगी कि यदि कोई पद समूह, उसका अंतिम पद जो है वो सर्वनाम है और अन्य पद उस सर्वनाम पद पर आश्रित हैं। बिल्कुल वैसी ही परिभाषा है जैसी संज्ञा की होगी। अंतिम पद यदि सर्वनाम है और अन्य पद उस पर आश्रित हैं तो वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? जो भी रेखांकित पदबंध है उसके अंतिम शब्द पर, अंतिम पद पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर लाल रंग से रेखांकित, लाल रंग से जो बने हुए शब्द हैं उनके अंतिम पद को देखिए आप। पहले उदाहरण में तुम अंतिम पद है, दूसरे में कोई है, तीसरे में वह है। तो ये कोई, वह, तुम, यह, मैं, मेरा,
है ना, तुम्हारा, ये सब क्या है, ये सर्वनाम है ना। और उसके दूसरी शर्त क्या है कि उसके पहले आने वाले सभी पद उस पर आश्रित होने चाहिए। तो देखते हैं उदाहरण में, सदैव फूल की तरह मुस्कुराने वाले तुम आज उदास हैं। तो यहाँ पर अंतिम पद क्या है, तुम, यहाँ पर इसलिए सर्वनाम पदबंध होगा। अगला उदाहरण है, आपके मित्रों में से कोई आज नहीं आया। देखिए, कोई अंतिम पद है जो कि सर्वनाम है और उसके पहले आने वाले सभी पद उस पर आश्रित नजर आ रहे हैं। आपके मित्रों में से कोई, कौन, आपके मित्रों में से कोई आज नहीं आया। तो यहाँ पर सर्वनाम पदबंध स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। सामने वाले घर में रहने वाला वह, यहाँ पर वह अंतिम पद है और वह सर्वनाम है। और उसके पहले कौन, वह कौन, सामने वाले घर में रहने वाला वह, इसलिए यहाँ पर सर्वनाम पद बंद होगा। ठीक है, अन्य पद वह पर आश्रित हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है सर्वनाम पदबंध आपको समझ में आया होगा। अगला जो पदबंध का प्रकार है वह है क्रिया पदबंध। यदि पद समूह का अंतिम पद क्रिया है, और मुझे नहीं लगता है कि क्रिया पहचानने में किसी को भी परेशानी होगी। आना, जाना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सारी जो हैं वो क्रियाएं हैं और हमेशा वाक्य के नियमानुसार वाक्य के अंत में क्रिया आती है ना। इसलिए क्रिया पहचानना बहुत आसान है। और जो अंतिम पद है वह क्रिया है और उसके अन्य पद उस पर आश्रित हैं, तो वह क्रिया पदबंध होगा। उदाहरण हम देखेंगे कि ठाकुर बाड़ी में भक्त आते ही रहते हैं। यहाँ पर लाल रंग से रेखांकित क्या है, आते ही रहते हैं, है ना। एक तो ये वाक्य के अंत में आया है तो स्पष्ट है कि यह क्रिया है, और आते ही रहते हैं है ये अंतिम पद है, और है यानी कि होना, होना यह क्रिया है, इसलिए यह क्रिया पदबंध होगा। बालक रोते रोते सो गया। ठीक है, अब रोते रोते सिर्फ अगर होता तो रोते रोते क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है, लेकिन क्योंकि सो गया भी लाल रंग से लिखा हुआ है, इसलिए अंतिम पद देखना है। अंतिम है पद है गया, और गया एक क्रिया होती है, इसलिए यह क्रिया पदबंध होगा। छत से पतंग उड़ती दिखाई दे रही थी यह क्रिया है और यह इसलिए क्रिया पदबंध होगा। अगला प्रकार जो है इस पदबंध का वह है विशेषण पदबंध। विशेषण किसे कहते हैं, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप विशेषण नहीं पहचान पाओगे, आप विशेषण पदबंध की पहचान कर ही नहीं पाओगे, है ना। इसलिए सबसे पहले हमें विशेषण पहचानना आना चाहिए। यदि कोई भी पद समूह जो होता है वह अंतिम उसका जो पद है वह विशेषण है और वह अन्य जो पद हैं उस पर आश्रित हैं, तो वह विशेषण पदबंध होगा। उदाहरण कि वह सचित्र और सुंदर पुस्तक है। यहाँ पर सचित्र और सुंदर ये विशेषण है। क्यों विशेषण है, क्योंकि इसके तुरंत बाद कौन सा शब्द आ रहा है, पुस्तक, और पुस्तक क्या होती है, संज्ञा, और सचित्र और सुंदर ये दोनों शब्द उस पुस्तक की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए फिर ये विशेषण पदबंध होगा। फूलों से ढकी घाटी के चारों ओर ऊंची पहाड़ियां हैं। ठीक है, ऊंची पहाड़ियां ये क्या है, सीधी सी बात है, पहाड़ियां संज्ञा शब्द है, इसलिए फिर ये विशेषण पदबंध होगा। दौड़ में भाग लेने वाले घोड़े आ रहे हैं। घोड़े की विशेषता बता रहा है कि कौन से घोड़े, दौड़ में भाग लेने वाले घोड़े, इसलिए फिर यह पदबंध विशेषण पदबंध होगा। जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे पदों का समूह जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है वह विशेषण पदबंध कहलाता है ना। और इसी से जुड़ा हुआ जो है वो क्रिया विशेषण। अगला जो प्रकार है वो क्या है, क्रिया विशेषण। हमें बहुत बार जो दुविधा होती है वह होती है विशेषण और क्रिया विशेषण के बीच। तो विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, और क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताए। मतलब विशेषण के तुरंत बाद संज्ञा या सर्वनाम शब्द आना चाहिए, जबकि क्रिया विशेषण के तुरंत बाद कोई भी क्रिया शब्द आना चाहिए, या फिर जो भी पदबंध है वह अगर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो वह विशेषण है, और अगर वह क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वह क्रिया विशेषण पदबंध है। तो क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहते हैं कि यदि कोई पद समूह का अंतिम पद क्रिया विशेषण है और अन्य पद उस पर आश्रित हैं तो वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। छात्रों, इसे अव्यय पदबंध भी कहते हैं, है ना। अव्यय किसे कहते हैं, जिसका व्यय नहीं होता, मतलब जो नहीं बदलते।
क्यों नहीं बदलते, कब नहीं बदलते? ये किसी भी लिंग, वचन, काल या कारक के बदलने से नहीं बदलते। ऐसे शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं, है ना। ये आप अगर इस बात की ओर आप ध्यान देते हैं तो आप बहुत आसानी से क्रिया विशेषण समझ पाएंगे। उदाहरण हम समझते हैं कि रेलगाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही है। चल रही है कि पहले वाला लाल रंग से लिखा हुआ पदबंध बहुत धीरे धीरे, ये किसकी विशेषता बता रहा है? चलने की। और चलना क्या है? क्रिया। इसलिए यह जो पदबंध है वो क्या होगा? क्रिया विशेषण पदबंध होगा। मैं कल रात 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। कल रात 10 बजे तक ये किसकी विशेषता बता रहा है? मैं की या पहुंचने की? पहुंचने की। इसलिए फिर यह क्रिया विशेषण पदबंध होगा। अगला उदाहरण देखते हैं कि वह सुबह से लेकर शाम तक काम करता रहा, है ना। काम करने की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। कब तक काम करता रहा? काम की विशेषता बता रहा है क्या? कैसे किया ये बता रहा है क्या? नहीं, वो समय बता रहा है, कब तक काम किया है ना। तो सुबह से लेकर शाम तक वह काम करता रहा, इसलिए फिर यहाँ पर क्या होगा? क्रिया की विशेषता बताने के कारण यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध होगा। छात्रों, हमने यहाँ पर संज्ञा पदबंध देखा, सर्वनाम पदबंध देखा, विशेषण पदबंध देखा, क्रिया पदबंध देखा और क्रिया विशेषण पदबंध भी हमने देखा। उदाहरणों के माध्यम से आप बहुत अच्छे से इनकी पहचान समझ गए होंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमें कुछ बातों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, वो इस प्रकार है कि एक ही वाक्य में एक से ज़्यादा पदबंध भी हो सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि एक वाक्य में एक ही पदबंध हो, एक से अधिक पदबंध भी किसी वाक्य में हो सकते हैं। जैसे कि वह रात्रि के समय भी भागता भागता चला गया। रात्रि के समय, है ना, विशेषण, और भागता भागता चला गया क्रिया विशेषण। ठीक है। नीले आकाश में चमकते सितारों को देखना अच्छा लगता है। नीले आकाश में चमकते सितारे, यहाँ पर हो गया संज्ञा पदबंध और अंत में आ गया अच्छा लगता है क्रिया पदबंध। अर्थात एक वाक्य में एक से अधिक भी पदबंध हो सकते हैं। इनके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी हैं। वे इस प्रकार हैं कि हर पद समूह पदबंध नहीं होता। मतलब अगर कोई भी पदों का समूह आप ले लेंगे और उसे अगर पदबंध कहेंगे तो ऐसा हर बार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी शर्त है दूसरी कि वह सारे पद में जो मतलब समूह में जितने भी पद आए हैं वे सारे मिलकर एक व्याकरणिक इकाई को प्रस्तुत करने वाले होने चाहिए, तभी जाकर वह पदबंध कहलाएगा, अन्यथा वह पदबंध नहीं कहलाएगा। जैसे हर पद समूह पदबंध नहीं होता, उसी प्रकार आप एक पद को पदबंध भी नहीं कह सकते, है ना। कोई एक पद वहाँ पे दे दिया और कहा कि ये पदबंध का कौन सा प्रकार है, तो वो पदबंध होगा क्या? नहीं, वो पदबंध ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें पदबंध पहचानना आना चाहिए। पद समूह के सभी पद आपस में जुड़े होने आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है ये कि जब तक पदबंध के सारे पद एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे तो वो पदबंध कैसे होगा, है ना। वो तो पदबंध होगा ही नहीं, वो केवल पदों का समूह होगा, मतलब वाक्यांश होगा कोई भी, है ना। वो पदबंध नहीं होगा, क्योंकि पदबंध में सारे शब्द एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, एक दूसरे के अर्थ को पूर्ण करने वाले होने चाहिए। पद समूह के सभी पद मिलकर एक इकाई यानी कि एक व्याकरणिक इकाई का काम करेंगे तो ही वो पदबंध कहलाएगा। पदबंध वाक्य नहीं होते हैं, पदबंध वाक्यांश होते हैं, है ना। वाक्य का एक हिस्सा होते हैं। पूरा वाक्य पदबंध होगा क्या? कोई नहीं, पूरा वाक्य पदबंध नहीं हो सकता। पदबंध जो होता है वह वाक्यांश होता है ना। इन चीज़ों को यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप पदबंध इस विषय में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी परीक्षा, किसी भी टेस्ट के कोई भी प्रश्न को हल करने में आप सक्षम होंगे। केवल आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। जितने भी प्रश्न आप हल करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका अभ्यास होता जाएगा और उतने ज़्यादा आप इस कार्य में निपुण होते जाएंगे। तो छात्रों, आज इस तासिका को यहाँ रोकने से पहले एक ही बात कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और पदबंध को पहचान लीजिए। चलिए, आज की तासिका को हम यहीं समाप्त करेंगे और कुछ प्रश्न आपको अभ्यास के लिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इन्हें भी हल कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें भी आप हल कर सकते हैं। धन्यवाद।